हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे जो जैव प्रक्रम क्या है। आज सेकंड चैप्टर यानी क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है श्वसन, यानी कि इंग्लिश में उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, वो क्या है तो उसको समझते हैं। तो श्वसन क्या होता है? तो जीव जंतु की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन की जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन का अगर दूसरा डिफिनेशन देखें तो श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर को कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, फिर विभिन्न चरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन मिलता है, जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जाता है, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? तो 6CO2 और जल और ऊर्जा, यानी कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आगे समझते हैं कोशिकीय ईंधन। अगर बात करें कोशिकीय ईंधन तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है दूसरा नाम, तो कोशिकीय ईंधन, या पूछे कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, अगर ग्लूकोज ऑप्शन में रहेगा तो ग्लूकोज होगा। तो कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण और विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी बनता है। अगर पूछे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आगे समझते हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है, यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है, यानी सांस लेना क्या होता है, उसी को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। सांस अंदर तथा बाहर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो अगर पूछे कि आज श्वसन जो अंदर लेते हैं, तो अंदर जो लेते हैं श्वसन उसको कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन। अगर कहीं अंदर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निश्वसन। हल्का सा अंतर है दोनों में। निश्वसन मतलब अंदर सांस अंदर लेना, और निश्वसन मतलब सांस बाहर छोड़ना। अब उसे आगे समझते हैं मानव श्वसन का मार्ग क्या है। जो मानव जो श्वसन करता है, जो सांस लेता है, उसका मार्ग किस होके जाता है तो उसको समझ लेते हैं। तो मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को ही श्वसन कहा जाता है। तो अब श्वसन मार्ग अब वो देखते हैं कौन कौन है। तो श्वसन मार्ग निम्नलिखित है, क्या क्या? तो नासा छिद्र, जो दो छिद्र दिख रहा है, ये है नासा छिद्र। उसके बाद नसिका कपाट, ये जो आपका दिख रहा है इससे होके जाता है नसिका कपाट। उसके बाद ग्रसनी यहाँ रहता है, यहाँ ग्रसनी। उसके बाद आपका था लैरिंग्स यानी कि स्वर तंत्र, उससे होके हुए तब ट्रैकिया, यानी एक तरह से पाइप की तरह बना होता है ट्रैकिया। दो पाइप रहता है, एक ग्रासनली का रहता है, एक वो ट्रैकिया का रहता है। उससे होके हुए फेफड़ा, यानी दोनों फेफड़े में जाता है। फेफड़ा के बाद वायु कोष्ठकों यानी कि एल्वेली में जाता है। अब ये क्या क्या होता है इसको एक एक करके समझेंगे। पहले समझते हैं नासा छिद्र क्या होता है। तो नासा छिद्र या नसिका छिद्र क्या होता है? तो नासा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। जो ये नासा छिद्र, इससे क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं तो इसी से हवा जाती है। नासा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। नासा छिद्रों के भीतर रोम यानी बाल होते हैं। जो दांत में देखते हैं बहुत सारा बाल रहता है, बाल होते हैं जो धूल कण तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। नासा छिद्र में क्या होता है? बहुत सारा बाल होता है, जो क्या होता है? जो धूल कण या धूल मिट्टी जो भी अंदर में जाता है उसको जाने से रोकता है वो बाल। अब समझते हैं आगे नसा कपाट। अब नसा कपाट क्या होता है? तो नासा कपाट यह नाक का पिछला भाग होता है। ये जो नासा कपाट देखते हैं नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसे म्यूकस कहते हैं, पाया जाता है। नासा कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लॉब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। सुगंध का एहसास जो ऑल्फैक्टरी लॉब होता है उसी से हमको पता चलता है। तो ये कहा रहता है कि नासा कपाट के जस्ट अंदर में रहता है, पीछे भाग। अब आगे समझते हैं ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। ग्रसनी जो होता है ये जैसे ये ट्रैकिया आता है, मुंह से जो ये आता है ग्रसनी, इसी के जस्ट यहाँ रहता है ग्रसनी। तो उसको समझ लेते हैं। तो वायु नसिका छिद्रों में ग्रसनी में आती है। इस मार्ग में भोजन तथा वायु दोनों आता है। ये जो आपका ट्रैकिया है, ये जो दो पाइप रहता है, इसको बनाते हैं फिर से। ये जो दो पाइप रहता है
जो यहाँ रहता है ये दो पाइप जाता है, एक खाना जाने वाला, एक सांस जाने वाला। यहाँ जो रहता है यहाँ से जुड़ा रहता है, एक में सांस जाता है, एक में खाना जाता है। तो खाना जाने वाले को कहते हैं ग्रास नली, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। और ये जो है इसमें होता है ट्रैकिया, जिसको श्वास नली भी कहते हैं। तो एक होके जाता है श्वास, एक होके जाता है खाना। अब एक एक समझते हैं। पहले समझ लेते स्वर तंत्र क्या होता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ग्रसनी के जस्ट इसके नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायक होता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब देखिए, लैरिंग्स पर एक कपाट पाया जाता है। यहाँ जो लैरिंग्स रहता है, लैरिंग्स से यहाँ एक कपाट पाया जाता है जिसे इपीग्लोटिस कहते हैं। अब क्या होता है यहाँ समझते हैं। जब ये दोनों जो पाइप जाती है, इसमें जो सांस न लेता है उस पर एक इपीग्लोटिस नाम का एक ढक्कन रहता है। जब क्या होता है कि जब सांस लेता है, ये ढक्कन क्या होता है? उठ जाता है। तो उससे के सांस जाती है। फिर जब हम खाना खाते हैं, ये ढक्कन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे देखते होंगे कभी कभी हिचकी आ जाता है। क्यों? बात करते वक्त क्या होता है, जो वो ढक्कन खुला रहता है और हम लोग खाना खाते रहते हैं, तो खाना का एक भी कण अगर अंदर जाता है तो लोग को हिचकी आ जाता है, यानी कि सरक जाता है। तो वही होता है। तो क्या होता है, लैरिंग्स पर एक कपाट इपीग्लोटिस पाया जाता है। जो कपाट पाया जाता है इसको इपीग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपीग्लोटिस क्या होता है, वो ढक्कन बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। जब कभी इपीग्लोटिस खुला रह जाता है तो भोजन श्वास नली में चला जाता है, जिससे हमें हिचकी आने लगती है, यानी कि सरक जाते हैं। अगला है, अब श्वास नली क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है। तो जो गले में स्थित स्वर तंत्र को फेफड़े से जोड़ती है, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाता है। और ट्रैकिया के चारों ओर घुमावदार नरम हड्डी होती है। ये जो पाइप है इसकी चारों ओर घुमावदार हड्डी होती है। आपको यहाँ दिखेगा तो आपको ऐसे ऐसे करके हड्डी दिखेगा, यहाँ फील होगा। ठीक, तो घुमावदार हड्डी होती है। तो वो क्या करता है, उस ट्रैकिया को सुरक्षा देता है, जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं। जो वो चारों साइड जो घुमावदार हड्डी होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे चलकर दो शाखा में बट जाती है, जिसे ब्रोंकियाई कहते हैं। जो ये ट्रैकिया आगे उतरती है तो ये इस तरह से दो शाखा में बढ़ जाती है। जब ये ट्रैकिया आती है तो ये इस तरह से दो शाखा में बढ़ जाती है। आप इस तरह से देखिएगा, तो दो शाखा में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकियाई क्या होता है, जो उरी टूट जाता है, तो जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो दो शाखा में बटा है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई। अब देखिए ये भी बहुत सारे भाग, जैसे ये आया यहाँ इस तरह से ये टूट जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, फिर ये टूट जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब आगे समझते हैं फेफड़ा। अब फेफड़ा यानी कि लंग्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। ये क्या होता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है, जिसका आकार डायफ्राम पर टिका रहता है। जो ये जो होता है, जो फेफड़ा होता है, ये डायफ्राम, ये पत्ते की आकार का होता है। इसी के जस्ट ऊपर में ये आधारित मतलब टिका हुआ रहता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। कौन? ये जो आपका लंग्स है, यानी कि फेफड़ा। इसकी संख्या 2 रहती है, ये दोनों साइड से रहती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो फेफड़ा प्लूरल झिल्ली द्वारा ढका होता है। फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा का अगर दूसरा नाम पूछे, इसको फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। जब फेफड़ा का क्या काम है, जब उसमें श्वास आता है तो वो ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन को क्या कहता है, जो रक्त जो आता है, यानी कि खून जो शरीर में दौड़ते रहता है, उसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मिलाता है। ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, वो रक्त जो होता है शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के कारण इसे क्या कहते हैं, शुद्धिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शुद्धिकरण भी कहते हैं। अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। अगर पूछे कि रक्त जो होता है कहाँ शुद्ध होता है, तो फेफड़ा में। अगर रक्त को पंप कौन करता है, तो उसे करता है हार्ट। जो एक पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है, तो वो रक्त हार्ट करता है। अब समझते हैं वायु कोष्ठक क्या होता है, यानी एल्वेली क्या होता है। तो ब्रोंकियोल्स के सिरे पर गोल गोल संरचना, ये जो ब्रोंकियोल्स है जो कई भागों में टूटा है, इस पर गोल गोल संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वेली कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों का विनिमय का कार्य करता है। वायु कोष्ठक में रक्त कोशिकाएं आता है,
तथा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण कर कोशिकाओं में पहुंचाता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप CO2 निकलता है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। वो जो श्वसन मार्ग जो था, जो हम लोग सांस लेते हैं, ये था श्वसन मार्ग। अब इससे आगे समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उससे आगे समझते हैं, नोट में देख लेते हैं 2 पॉइंट। तो क्या है, जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। जब क्या होता है कि वायु कोष्ठक में जब हवा जाम हो जाती है, जब वायु कोष्ठक जाम हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। टीबी नामक रोग वायु कोष्ठक में छेद हो जाने से, मतलब ये जाल बना देता है पूरा वायु कोष्ठक में, उसी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो वही टीबी रोग हो जाती है। उससे आगे समझते हैं अगला पॉइंट कि जब वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है तो उसे दम्मा रोग कहते हैं। जब देखते हुए खांसते होंगे जिसको दम्मा रहता है, बहुत सारा बलगम निकलता है, तो वो कौन सा रोग होता है, दम्मा रोग। तो 3 पॉइंट हमने देखा कि वायु कोष्ठक जब जाम हो जाता है तो कौन सा रोग, निमोनिया। जब वायु कोष्ठक में क्या होता है, टीबी नामक रोग जब होता है तो वो क्या होता है, वायु कोष्ठक में पूरा तरह से छेद हो जाता है। और जब वायु कोष्ठक में बलगम जम जाता है तो उस रोग को क्या कहते हैं, दम्मा कहते हैं। अब समझते हैं श्वसन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है आपका वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है, तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। अब अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वही अगर अवायवीय श्वसन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, पहला अंतर। दूसरा, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण जो होता है कोशिका गर्भ में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर पूछे वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहाँ होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव, और दूसरा चरण, तो दूसरा चरण आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वही अगर बात करें अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, उसमें कोशिका द्रव में नहीं। किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी प्रक्रिया होती है। अब तीसरा इसमें क्या है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब वायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वहीं अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण ही हो पाता है। तो ठीक है, हमने ये 3 अंतर देखा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब देख लेते हैं कुछ अगला पॉइंट, जो पौधे के बारे में अगर जाने तो पौधे में भी तो होता है श्वसन। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है, श्वसन जो होता है, वो स्टोमेटा यानी कि रंध्र में होता है। जब पौधे के पत्ती में देखिएगा तो हल्का हल्का छोटा छोटा रंध्र होता है, तो उसी के द्वारा क्या होता है, जो यही श्वसन होती है। आप समझते हैं। उसके बाद पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से भिन्न होती है, जो निम्नलिखित प्रकार से। अब क्या क्या है तो उसको समझ लेते हैं। तो पहला है कि पौधे में के प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, ये सब में अलग अलग श्वसन की क्रिया होती है। जड़ में अलग होता है, तना में अलग होता है, पत्ती में अलग होता है। दूसरा, जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, श्वसन गैस का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में परिवहन होते रहता है, लेकिन पौधे में वैसे नहीं होता है। अब आगे है अगला पॉइंट कि पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत आवाज करता है, सांस पता चलता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन पौधे में पता नहीं चलता है। अब आगे समझते हैं कि कुछ जो आपका जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको देख लेते हैं। जो श्वसन को कौन सा जंतु किस अंग द्वारा सांस लेते हैं उसको समझ लेते हैं। तो श्वसन या ट्रैकिया, जो ट्रैकिया था उसके द्वारा कौन लेता है, तो तिलचट्टा और टिड्डा। कौन लेता है, तिलचट्टा और टिड्डा। फेफड़े से कौन लेता है, तो मनुष्य एवं उच्च श्रेणी की जंतु। मनुष्य जो होता है वो सांस जो भी होता है तो वो किसमें, फेफड़े में होता है। और गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन कौन करता है, तो ये आपका मछली। ये होने का तो बहुत सारा है, लेकिन 2-3 पॉइंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको हमने देखा। तो श्वसन या ट्रैकिया से कौन लेता है, तिलचट्टा और
टिड्डा। वही बात करें फेफड़ा से तो मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतु। और गिल्स की बात करें तो गिल्स के से यानी कि फेफड़ा से कौन लेता है, तो आपका मछली। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।